सरिता की बहती धारा हमें आगे बढ़ना सिखाती है। पहाड़ों की चोटियां हर हाल में खड़ा रहना सिखाती हैं। डाली से टूटकर भी फूलों की सुगंध खत्म नहीं होती है। परेशानियों से जो घबराते नहीं, सफलता और खुशी उन्हीं को मिलती है। चमकते सितारे चैनल के सभी दर्शकों को पूनम लाकरा की तरफ से नव वर्ष 2022 की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने इस चैनल पर हेलन केलर की जीवन गाथा का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी को। फर्स्ट पार्ट में हमने उनके चाइल्डहुड को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उनकी कॉलेज लाइफ और ऑटोबायोग्राफी तक के सफ़र को कवर करेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार हार्ड वर्क के द्वारा बहुत बड़े बैरियर को तोड़ते हुए उन्होंने बोलना सीख लिया था। भले ही बीमारी ने उन्हें देखने और सुनने में अक्षम कर दिया हो, लेकिन शार्प माइंड के द्वारा उन्होंने सफलता की नई इबारत लिख दी और इस माइंड सेट को चेंज कर दिया कि बधिर व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते समय यह जान सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है? वह गुस्से में है या खुशी में? नहीं ना। मगर हेलन केलर का सेंस ऑफ टच इतना पावरफुल था कि वह हाथ मिलाने वाले व्यक्ति के फेस एक्सप्रेशन को तुरंत रीड कर लेती थी। वह सिंगर के गले को टच करके यह फील कर लेती थी कि वह किस तरह के गाने गा रहा है ना? अनबिलीवेबल। उन्हें नेचर से बहुत लगाव था। जब भी उनके पास फ्री समय होता तो वह अपने गार्डन में महकते फूलों के बीच घंटों बिताया करती थी। हर एक फूल का स्मेल उनके माइंड में फिक्स हो गया था। उनको पेट एनिमल से भी बहुत अटैचमेंट था। एक बार बीच में एंजॉय करते समय टीचर ने उन्हें केकड़ा दिखाया तो वह उसे अपने साथ घर ले आई और एक जगह पर रख दिया। अगले दिन जब वह अपनी जगह पर नहीं मिला तो वह बहुत रोई। एक क्रिसमस पर उन्हें उपहार के रूप में टिम नाम का छोटा सा पक्षी मिला। वह उस स्पेशल गिफ्ट को पाकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसके लिए दाना पानी डालना, उसे नहलाना और उसका पिंजरा साफ करना जैसे काम अपने आप ही कर लिया करती थी। एक दिन जब वह किसी तरह पिंजरे से उड़ गया तो पहले तो वह बहुत उदास हुई, लेकिन बाद में उन्हें यह रियलाइज हो गया कि आसमान में घूमने वाले आजाद पंछी को कैद करना उसके साथ अन्याय करना है। क्या आप लोगों को अपने बचपन से जुड़ा कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट याद है जब आपने कोई कहानी, कविता या फिर आर्टिकल लिखा और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया हो? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। चलिए बात कर लेते हैं हेलन केलर द्वारा लिखी गई पहली कहानी से जुड़े एक दुखद इंसिडेंट की। 1892 में जब वह केवल 12 साल की ही थी, तभी उन्होंने अपने मन में उठने वाले विचारों को सीक्वेंस में लिखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन विचारों ने कहानी का रूप ले लिया। वह अपनी क्रिएटिविटी से
बहुत उत्साहित थी। जब कहानी पूरी हो गई तो उन्होंने एज यूजुअल सबसे पहले अपने टीचर को सुनाई। उन्हें तो कहानी सुनकर बड़ा मजा आया। इसके बाद उन्होंने उसे पूरी फैमिली के सामने पढ़ा। सभी लोग सरप्राइज्ड हो गए कि उन्होंने इतना अच्छा कैसे लिख लिया। किसी ने तो उनसे सवाल भी किया था कि यह तुम्हारी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है या फिर किसी कहानी की कॉपी। तभी उनके मन में एक आइडिया आया, क्यों ना मिस्टर अनेग्नोस, जो उस समय पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के डायरेक्टर थे, को यह कहानी उनके जन्मदिन के उपहार के रूप में भेजी जाए। मिस्टर अनेग्नोस को तो पहले ही उनकी काबिलियत पर पूरा यकीन था। द फ्रॉस्ट किंग कहानी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने स्कूल के एनुअल रिपोर्ट में उसे पब्लिश करवा दिया। यह न्यूज़ सुनकर हेलेन को ऐसा लगा मानो वह हवा में उड़ रही हो भी क्यों ना उनकी क्रिएटिविटी को इतना बड़ा सम्मान जो मिला था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी सारी खुशियां छूमंतर हो गई जब स्कूल के कुछ टीचर्स और ऑफिसर्स ने कहानी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। उनका कहना था कि यह ओरिजिनल कहानी नहीं है, बल्कि दूसरी लेखिका मिस मार्गरेट टी कैनबी द्वारा लिखी गई द फ्रॉस्ट फेरीज की 2 कॉपी है। नौबत यहाँ तक आ गई कि मासूम हेलेन को कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन से होकर गुजरना पड़ा। उन्हें बताया गया कि उन्होंने प्लेजरिज्म यानी साहित्य की चोरी की है और यह भी तय किया गया कि पूछताछ के दौरान किए जाने वाले सभी सवालों का जवाब वह खुद ही देंगी। इस दौरान मिस सैलिवन को भी उनके साथ रहने की परमिशन नहीं दी गई। जरा सोचिए, एक भोली भाली छोटी सी बच्ची के दिलो दिमाग पर उस समय क्या बीत रही होगी, जबकि उसे यह पता भी नहीं था कि साहित्य की चोरी करना क्या होता है। वह तो बस अपनी कल्पना शक्ति के सहारे एक छोटा सा महल खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। उसे क्या पता था कि उसका कल्पना संसार इतना कमजोर होगा कि वह रेत पर बने हुए घर की तरह लहरों के आते ही पल भर में धराशायी हो जाएगा। इस घटना के बाद उनके चमकीले आकाश में आशंका के काले बादल छा गए। वह गुमसुम सी रहने लगी और उन्हें डर और संदेह के साये ने घेर लिया। जिस दिन उन्होंने कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सामना किया था, उस रात वह बहुत रोई। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आ पा रही थी। वह अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि बार बार उनके मन में यही ख्याल आ रहा था कि काश वह कल की सुबह देख ही न पाए। इस घटना के काफी समय बाद भी वह कुछ लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। यहाँ तक कि अपनी मदर को लेटर लिखने में भी उन्हें हेजिटेशन होने लगी थी। जब भी वह कुछ लिखना शुरू करती, उन्हें यही डर सताने लगता कि कहीं ये वर्ड्स भी किसी और के तो नहीं हैं। बार बार अपने मन में झांक कर याद करने की कोशिश करती कि उन्होंने कहीं इस तरह की कहानी किसी किताब में तो नहीं पढ़ी या किसी और से तो नहीं सुनी।
लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आता और वह झुंझला उठती। मिस सेलिवन से उनकी यह दशा देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस घटना की तह तक पहुंचने का निश्चय कर लिया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ मिलकर इसके बारे में छानबीन शुरू कर दी। उनके लिए मिस सेलिवन किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। उन्होंने हर मुश्किल परिस्थितियों में उनका हाथ थामे रखा। इस संबंध में गुरु के महत्व को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी ने ठीक ही लिखा है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इसका मतलब है ज्ञान की प्राप्ति को संभव बनाकर गुरु ने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। माया के कारण मैं जिस सत्य को देख नहीं पा रहा था, गुरु ने एक संत के रूप में मुझे सत्य का दर्शन कराया है। इसलिए संत रूपी गुरु की महिमा अनंत और अपार है। इस मुद्दे को बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद यह खुलासा हुआ कि 1888 में जब हेलेन बोस्टन सिटी में अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिता रही थी, उन्हीं दिनों मिसेस हॉपकिंस नाम की महिला ने उन्हें द फ्रॉस्ट फेरीज की कहानी सुनाई थी, मगर सबूत के तौर पर उनके पास भी स्टोरी से रिलेटेड कोई बुक अवेलेबल नहीं थी। उनका कहना था कि नए घर में शिफ्ट होते समय उन्होंने अपनी बहुत सारी पुरानी किताबें बेच दी थी। शायद उन्हीं किताबों के साथ वह किताब भी बिक गई होगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे।
इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने क्या खूब लिखा है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। वर्ष 1893 उनके लिए ढेरों संभावनाएं और नए नए अनुभव लेकर आया, जिससे उन्हें दुखद यादों की परछाई से बाहर निकलने में मदद मिली। 4 मार्च को उन्हें पहली बार 24वें राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन में शामिल होने का चांस मिला, जहां पर उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड से हुई। और इसी क्रम में आने वाले सालों में थियोडोर रूजवेल्ट एवं जॉन एफ कैनेडी जैसे राष्ट्रपतियों से भी उन्हें मिलने का मौका मिला। उसी महीने वह नियाग्रा वाटरफॉल्स की सैर पर गई। वहां पर कई लोगों ने उनसे सवाल किया, आप देख और सुन नहीं सकती हैं, फिर यहाँ की ब्यूटी और म्यूजिक आपके लिए क्या मायने रखती है? इन सभी सवालों के परे उन्होंने उस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, नियाग्रा वाटरफॉल विक्टोरिया वाटरफॉल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जो यूएस और कनाडा के बॉर्डर के बीच में नियाग्रा नदी पर बना हुआ है। यह अपने मनोरम दृश्यों से हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गर्मी के दिनों में उन्होंने टीचर और डॉक्टर ग्रैहम बेल के साथ वर्ल्ड फेयर विजिट किया। यह बड़ी बात थी कि फेयर के इंचार्ज द्वारा एग्जीबिशन में दिखाई जा रही चीजों को उन्हें टच करने का प्रिविलेज दे दिया गया था, जबकि इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में चीजों को टच करना अलाउड नहीं होता है। विश्व संस्कृति के बारे में अभी तक जो कुछ उन्होंने किताबों में पढ़ा था, उसे प्रैक्टिकल रूप में देखना और समझना उनके लिए बहुत ही रोमांचकारी अनुभव था। उन्हें कोलंबस के शिप सेंटा मारिया का मॉडल दिखाया गया, जिसमें बैठकर एक लंबी यात्रा के बाद कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। साथ ही साथ उन्हें यह भी जानकारी मिली कि हीरा कितने प्रकार का होता है, अमेरिका में कौन सा डायमंड पाया जाता है, खानों से हीरा निकालने और उन्हें तराशने के लिए किस तरह की मशीनें यूज की जाती हैं। इसी के साथ उन्होंने
इजिप्ट की पिरामिडों और मम्मियों के दर्शन भी किए। इस एग्जीबिशन में उन्हें भारत की डाइवर्सिटी को समझने का मौका भी मिला और उन्होंने इंडिया को क्यूरियस बाजार कहा था। इसके बाद इलेक्ट्रिकल रूम में जाकर टेलीफोन, ऑटोफोन एवं फोनोग्राफ जैसे आविष्कारों को टेस्ट करना और समझना बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। डॉक्टर बेल ने उन्हें एक्सप्लेन किया कैसे तारों के द्वारा मैसेजेस भेजना संभव हो पाया। फिर एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर एंशिएंट मैक्सिको के बारे में बहुत कुछ देखा। इस प्रकार वर्ल्ड फेयर में 3 वीक्स कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। परियों की कहानियों और खिलौनों से दूर एक अलग ही दुनिया के नजारे से रूबरू होना उनके लिए बहुत ही थ्रिलिंग था। समय गुजरने के साथ साथ द फ्रॉस्ट किंग की कड़वी यादें धुंधली पड़ने लगी और हेलेन को नई नई भाषाएं सीखने की धुन सवार हो गई। अभी तक तो वह सिर्फ घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन 1893 से उन्होंने पढ़ाई का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। अलग अलग टीचर्स के यहाँ रहकर फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक एवं लैटिन भाषाएं सीखने लगी और उन्हें बड़ा मजा आने लगा। उन दिनों लैटिन भाषा को बड़े बड़े विद्वानों की भाषा समझा जाता था, परंतु उन्होंने उस पर भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। इसी को कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें। मुझे नहीं आता। नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है। हाँ हाँ गाइए ना। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। अपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली
आज से पहले। जब से हेलन थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी, बाकी लोगों की तरह प्रॉपर तरीके से बोल पाना उनका एम्बिशन बन गया था। इसलिए लिप रीडिंग और स्पीच इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने अक्टूबर 1894 में न्यूयॉर्क के राइट ह्यूमेसन स्कूल फॉर द डेफ में एडमिशन ले लिया। वहां पर लगभग 2 सालों तक उन्होंने सभी सब्जेक्ट्स को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा, जैसे इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री, ग्रीक रोमन हिस्ट्री और लिटरेचर, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, अर्थमेटिक, फिजिकल जियोग्राफी आदि। बड़े बड़े साहित्यकारों की कहानियों और कविताओं को पढ़ने में उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। अपनी स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए वह अक्सर मिस सलीवन के सामने कविताओं को जोर जोर से पढ़ा करती थी। वह अपनी स्टडीज के प्रति बहुत सीरियस थी और कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती थी। इसीलिए एक्स्ट्रा नॉलेज इन्हेंसमेंट और फ्री समय को यूटिलाइज करने के लिए स्कूल के बाद वह न्यूयॉर्क शहर के ऐतिहासिक जगहों की सैर पर निकल जाया करती थी। वहां का सेंट्रल पार्क उनकी पसंदीदा जगहों में से एक थी, जहां हर बार उन्हें एक नया अनुभव मिलता था। इसी बीच 1896 उनके लिए एक बड़ा दुखद खबर लेकर आया, जब कुछ दिनों तक बीमार रहने के बाद उनके पिताजी ने इस संसार को अलविदा कह दिया। इस दुख से उभर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, मगर वह किसी भी कीमत पर प्रगति की राह से पीछे नहीं हट सकती थी। अपने कॉलेज के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने उसी साल कैम्ब्रिज स्कूल फॉर द यंग लेडीज में दाखिला ले लिया। दूसरे स्टूडेंट्स की तरह उन्होंने भी कॉलेज में पढ़ने का सपना संजोया था, वह भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। पर उनके लिए यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि कॉलेज में पहुंचने के लिए उन्हें एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी था और फॉर्मल टीचर्स के गाइडेंस के बिना एंट्रेंस की तैयारी नहीं हो सकती थी। मतलब कॉलेज तक का रास्ता तय करने के लिए कैम्ब्रिज स्कूल पहली सीढ़ी थी। स्कूल के टीचर्स को डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट को पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच उन्हें स्पेशल अटेंशन दे पाना भी कठिन था। इसलिए मिस सलीवन उनके साथ पूरी क्लास अटेंड करती थी और पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करती थी। वक्त गुजरने के साथ टीचर्स और क्लासमेट्स उनमें इंटरेस्ट लेने लगे। उन्हें भी स्कूल का एटमॉस्फेयर भाने लगा। वह अपने आप को पढ़ाई तक सीमित नहीं रखती थी, लेकिन मौका मिलते ही स्कूल की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती थी। उनके नए नए फ्रेंड्स बनने लगे जो उनसे स्टडी मटेरियल्स डिस्कस करते थे। फर्स्ट ईयर का सिलेबस लैंग्वेजेस और लिटरेचर से रिलेटेड था और आप तो जानते ही हैं, छोटी सी एज में वह बहुत सारी लैंग्वेजेस की मास्टर बन चुकी थी। इसीलिए उन्होंने पहले साल के सभी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स चुटकियों में पास कर लिया। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपने सारे एग्जाम्स टाइपराइटर पर खुद ही लिखे थे। उनकी असली परीक्षा शुरू हुई सेकेंड ईयर में आने के बाद, जब उनके लिए साइंस और मैथ्स जैसे टफ सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी हो गया। सिंपल मैथ्स तो कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन अलजेब्रा और जियोमेट्री को सॉल्व करने में अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं। फिर उनके पास तो लिमिटेड सोर्सेस थे। ना तो उनके लिए
ब्रेल लिपि में बुक्स अवेलेबल थी और ना ही डायग्राम को समझने का कोई इजी मेथड। इतने सालों में पहली बार मिस सैलिवन भी बेबस नजर आ रही थी। चाह कर भी वह उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उनकी परेशानियों को देखते हुए कुछ टीचर्स ने सजेशन दिया कि अगर वह चाहें तो उनके लिए एग्जाम पास करने की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। मगर हेलेन का स्वाभिमान देखिए, किसी भी तरह की सिंपैथी लेना उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उन्होंने ठान रखा था कि बाकी लोगों के लिए फिक्स्ड किए गए टाइम बाउंडेशन में ही वह भी अपना एग्जाम पास करेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी मुश्किल दौर से गुजरना पड़े। थोड़े समय के बाद कुछ दोस्तों की हेल्प से उनके लिए ब्रेल की बुक्स अवेलेबल कराई गई। वह अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वह और भी अधिक सीरियस होकर पढ़ाई करने लगी। क्लास में नोट्स बनाना भले ही उनके लिए मुश्किल था, लेकिन क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस को स्कूल के बाद वह रेगुलर रूप से मैनुअल टाइपराइटर पर लिखती थी, जिससे सभी का रिवीजन अच्छे से हो सके। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसी दौरान 1897 के नवंबर में उनकी तबीयत खराब हो गई और वह कुछ दिनों तक स्कूल अटेंड नहीं कर पाई। मिस सैलिवन को तो उन पर पूरा भरोसा था कि वह जल्द ही ठीक होकर पिछला सिलेबस कवर कर लेंगी, लेकिन मिस्टर गिलबर्ट, जो स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास में उनके टीचर भी थे, उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका मानना था कि क्लास अटेंड नहीं करने की वजह से उनकी तैयारी में रुकावट आएगी और वह दूसरे स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में पीछे रह जाएंगी। दो टीचर्स के ओपिनियन में डिफरेंसेस का रिजल्ट यह हुआ कि उनकी मदर ने उनका स्कूल छुड़वा दिया और यह डिसाइड किया गया कि आगे की तैयारी वह घर पर ही रहकर करेंगी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड था। इसका नतीजा यह हुआ कि कैम्ब्रिज स्कूल के ही एक टीचर मिस्टर मार्टन एस कीथ को उन्हें घर पर पढ़ाने के लिए फिक्स कर दिया गया, ताकि उनकी तैयारी बिना किसी इंटरप्शन के चलती रहे। मिस्टर कीथ बड़े ही टैलेंटेड टीचर थे। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि किस सब्जेक्ट में हेलेन की अच्छी पकड़ है और वह कहाँ कमजोर है। उन्होंने मैथ्स की बारीकियों को उन्हें एक्सप्लेन किया और धीरे धीरे उनके मन में सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगाया। अपने स्टडीज के दौरान आपने भी यह बात जरूर फील की होगी कि एक अच्छा टीचर मुश्किल सब्जेक्ट को भी दिलचस्प बना देता है और अच्छे टीचर के अभाव में मामूली सा विषय भी बोरिंग लगने लगता है। मिस्टर कीथ ने उन्हें 8 महीनों तक पढ़ाया और बड़ी ही सहजता, पेशेंस एवं समर्पण के साथ उनके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन को क्लियर किया था। स्कूल में सभी के साथ पढ़ते हुए यह अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल पाती। इसीलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला। पहले वह मैथ से जितनी ही दूर भागती थी, अब अलजेब्रा और जियोमेट्री को सॉल्व करना भी उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन गया। देखते ही देखते रेड क्लिफ कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए फाइनल एग्जाम की तारीख नजदीक आ गई। उन्हें 29 और 30 जून 1899 को एग्जाम देना था, लेकिन कॉलेज वालों ने उनके लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी।
एग्जाम से कुछ दिन पहले पता चला कि मिस सलीवन उनके साथ एग्जाम हॉल में नहीं रहेंगी, बल्कि परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के एक दूसरे टीचर उन्हें क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करेंगे। उनके लिए यह खबर बहुत ही शॉकिंग था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक अजनबी व्यक्ति से वह कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगी, लेकिन फिर उन्होंने सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ठीक ही कहा है, कठिनाइयों के बीच ही अवसर छुपे रहते हैं। फाइनली सन 1900 में उनका कॉलेज जाने का सपना पूरा हो गया, जब उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेड क्लिफ कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वह कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची थी। बहुत सारी अड़चनों को पार किया था, इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज के पहले दिन को बड़ा ही यादगार और सुखद एहसास बताया है। नए नए टीचर्स और स्टूडेंट्स से मिलना उन्हें एक अलग ही प्रकार की खुशी दे रहा था। लेकिन जब अगले दिन से बड़ी बड़ी क्लासेस अटेंड करनी पड़ी, तो कॉलेज के लिए बनाई गई उनकी फैंटेसी फीकी पड़ने लगी। बस पढ़ाई और पढ़ाई, दूसरी चीजों के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। यहाँ भी उन्हें स्टडी मटेरियल की कमी से जूझना पड़ रहा था। अगर हालातों से घबराकर हेलेन ने हथियार डाल दिया होता, तो क्या आज वह इतनी बड़ी शख्सियत बन पाती? नहीं ना, उन्होंने हालात से लड़ना सीख लिया था और कुछ नया करने का इंथुजियाज्म उनमें हमेशा बना रहता था। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने महज 23 साल की एज में अपनी बायोग्राफी लिखी हो? मुझे तो ऐसा कोई भी याद नहीं आता, मगर हेलेन केलर ने अपने दमखम से यह भी कर दिखाया और 1903 में अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखकर सबको चौंका दिया। उन्होंने इस बुक को अपने टीचर मिस सलीवन को डेडिकेट किया है और इसमें अपने बचपन से लेकर कॉलेज तक के सफर को इतने इंटरेस्टिंग ढंग से लिखा है कि पढ़ने वाले को बुक बीच में छोड़कर जाने का मन ही ना करे। जैसे सूरदास जी ने अपनी कविताओं में प्रकृति के अलग अलग रूपों का आकर्षक वर्णन करके सबको हैरत में डाल दिया था, वैसे ही द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में नेचर की ब्यूटी को बड़े ही अनोखे अंदाज में प्रेजेंट किया गया है। सिर्फ अमेरिका के लोगों को ही नहीं, बल्कि इस किताब ने पूरी दुनिया के लोगों को इंस्पायर किया है। तभी तो आज तक लगभग 50 से भी अधिक भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। समय मिले तो आप लोग भी इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। मैं तो यही सोचकर दंग रह जाती हूँ। पता नहीं उन्होंने कॉलेज की कठिन पढ़ाई से अपना कीमती समय निकालकर कैसे इतनी अच्छी बुक लिख डाली, जबकि ज्यादातर स्टूडेंट्स तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने, असाइनमेंट व प्रोजेक्ट लिखने और कॉलेज की दूसरी एक्टिविटीज में इतने बिजी रहते हैं कि उनके लिए किताब लिखना किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं होगा। हैरानी की बात तो यह है कि किताब लिखते हुए कभी उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई और अंततः
1904 में वह दिन भी आ गया जब उनकी जिंदगी में बीए की डिग्री ने 4 चांद लगा दिया। इसी के साथ ग्रेजुएट की डिग्री पाने वाली वह दुनिया की पहली डेफ और ब्लाइंड छात्रा बन गई। है ना इंस्पायरिंग अचीवमेंट। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कितनी खूबसूरत बातें कही हैं। अपना सिर मत झुकाओ, उसे हमेशा ऊंचा रखो और दुनिया की आंखों में आंखें डाल कर देखो। आपकी सफलता और खुशी आपके अंदर है, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। इतने संघर्षों के बावजूद भी वह जीवन भर समाज की भलाई में जुटी रहीं और दिव्यांगों को नई दिशा प्रदान करने में निरंतर प्रयासरत रहें। हम अपने अगले वीडियो में उनके द्वारा लिखी गई कुछ और महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जानेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने संघर्षों को पार करते हुए अलग अलग माध्यमों के द्वारा दूसरों को मोटिवेट किया। मिलते हैं अगले महीने के सेकंड संडे को।